अस्सलाम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने 2.15 तक डिस्कस कर लिए थे। अपने पहले 15 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए थे। इंशाल्लाह अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ और इंशाल्लाह हम अराउंड 30 इस वीडियो के पोर्शन में हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, 2.16 क्वेश्चन है, वो कहता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग assumptions डज नॉट कॉन्फर द लॉ ऑफ डिमांड। कहता है जो ये जो है ना आपकी assumptions जो हैं उनमें से कौन सी assumption जो है वो कॉन्फर नहीं करती लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, तो नोट का वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो देखना है। ऑप्शंस देखते हैं। देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, ये तो है assumption है लॉ ऑफ डिमांड की कि इनकम ऑफ कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द गुड। ठीक है, रिलेटेड गुड नहीं होनी चाहिए, ये भी उसकी assumption में है, या उनकी प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो कहता है द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आर अनस्टेबल। ओके, सो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है अनस्टेबल, ये गलत यूज हुआ है। सब्स्टिट्यूट ना हो या सब्स्टिट्यूट की प्राइस में कोई चेंज ना हो, रिलेटेड गुड की प्राइस स्टेबल रहे, चेंज ना आए, ये तो बिल्कुल ठीक है। बट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अनस्टेबल हो गई तो लॉ ऑफ डिमांड काम करना छोड़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये वाला सी पॉइंट जो है ये लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशन को कॉन्फर्म नहीं करता। क्लास भी देख लेते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन स्टेबल, हाँ साइज सेम रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज सी के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आर अनस्टेबल अगर हैं तो ये अजम्पशन को कॉन्फर्म नहीं करती, ये अजम्पशन में नहीं आता। ठीक है, आंसर सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 2.17 मूवमेंट इन डिमांड कर्व कॉज बाय। भाई मूवमेंट क्यों होती है डिमांड कर्व में? इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसकी वजह से मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में? नहीं, इसकी वजह से तो शिफ्ट आ सकता है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इट्स ऑफ ओन प्रोडक्ट, उसकी अपनी प्राइस की वजह से इंक्रीज डिक्रीज की वजह से मूवमेंट आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। बी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नहीं भाई, इसकी वजह से शिफ्ट आ सकता है, अलोंग द कर्व मूवमेंट नहीं आती। नन ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, फ्री मार्केट से मुराद ये है जहाँ पे रेगुलेटेड प्राइस ना हो। जहाँ पे रेगुलेटेड प्राइस नहीं होगी वहाँ पे दो ही फोर्सेस होंगी जो कि प्राइस को डिसाइड कर रही होती हैं कि इस चीज़ की कितनी प्राइस है, और वो दो फोर्सेस क्या हैं? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो एक फ्री मार्केट में डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती हैं कि मार्केट प्राइस क्या होगी, एक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, और किस क्वांटिटी में बिक रहा होगा। इन फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमिन बाय कंज्यूमर, नहीं कंज्यूमर नहीं डिसाइड कर पाता, अकेला कंज्यूमर कुछ भी नहीं कर पाएगा। द प्रोड्यूसर, नहीं अकेला ये भी कुछ नहीं कर पा सकता। कॉस्ट व्यू, कॉस्ट के हिसाब से भी ये नहीं किया जा सकता। बेसिकली मार्केट फोर्सेस हैं जो डिसाइड कर रही होती हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल, द डिमांड फॉर एक्स विल। कहता है कि एक सब्स्टिट्यूट है एक्स का, ठीक है, से वो वाई है। हम कहते हैं कि वाई की जो है ना वो प्राइस जो है वो गिर गई है, और हमारी एक्स प्रोडक्ट है, हमारी प्राइस जो है वो सेम है। अब जब वाई की प्राइस गिर गई है तो वो हमारी निस्बत अब सस्ती होगी। सो उसकी लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। क्योंकि जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है, बेसिकली ये हमारी क्वांटिटी डिमांड थी जो कम हुई है, जो यहाँ से छोड़ के इधर चले गए। उनको सस्ती चीज मिल रही थी, वाई उनको सस्ती मिल रही थी, हमारी उसी प्राइस पे बिक रही थी, वो उस साइड पे चले गए। सो डिमांड फॉर वाई विल डिक्रीज, और ये शिफ्ट की वजह से होगा, फॉल आ रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज फॉल। ऑप्शन पहला राइट था, गलत था। मेन अनचेंज गलत है, बोथ ए एंड बी डिपेंड ऑन द कंडीशंस, गलत। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल एल्स इक्वल इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल ग्रेटर देन फॉल इन सप्लाई। ये सबसे पहला अभी तक का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया है, तो अभी हम देखते हैं। कहता है बाकी सब आपने इक्वल रखा है, और एक मार्केट है
ये इसकी प्राइस, ये इसकी क्वांटिटी, उस मार्केट के अंदर एक पहले से एक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो कहते हैं अब हुआ क्या है, इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल ग्रेटर देन फॉल इन सप्लाई, दोनों में शिफ्ट आया। देखिए जब फॉल का वर्ड है ना, ये शिफ्ट के लिए यूज होता है, दोनों में शिफ्ट आया, ठीक है। तो हम दोनों में शिफ्ट करके देखते हैं। ये हमारी S1 थी, ये हमारी D1 थी, ये E1 है एक्विलिब्रियम। वो कहता है डिमांड में जो फॉल है वो ग्रेटर है, डिमांड में फॉल इस साइड पे आएगा वेस्टवर्ड, ये ज्यादा बड़ा फॉल दिखाना है से, मैं कहता हूँ कि ये फॉल आया है, T2 ये बन गए। वो कहता है सप्लाई में भी फॉल आया है बट वो कम है उस फॉल की निस्बत, ठीक है। तो ये मैंने S2 कर दिया। अब ये S2 और ये D2 ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम बन गया E2। ये वाला जो पॉइंट है ये PE2 और ये QE2। अब हुआ क्या है, प्राइस भी कम हो गई है और क्वांटिटी भी कम हो गई है, ठीक है। अब ये हमने इसमें ढूंढना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, अब ये हमने ढूंढना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, प्राइस भी डिक्रीज हुई है बट कम डिक्रीज हुई है कंपैरेटिवली क्वांटिटी की निस्बत, ठीक है। क्वांटिटी में बहुत ज्यादा डिक्रीज आया। पहला ऑप्शन है प्राइस विल फॉल विद डिक्रीज इन क्वांटिटी, आई थिंक ये ही परफेक्ट आंसर है। देखते हैं कोई और आंसर तो इससे नहीं है रिलेटेड। प्राइस विल राइज विद इंक्रीज इन क्वांटिटी, नो। प्राइस विल इंक्रीज फॉल इन क्वांटिटी, नो। प्राइस विल फॉल विद इंक्रीज इन क्वांटिटी, नो। सो आंसर ए ही करेक्ट था, ठीक है। आंसर ए ही करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू कोविड-19 वर्ल्ड हैज गॉन फॉर लॉकडाउन। अच्छा, ये कोविड-19 के कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी तक स्टिल रखे हुए हैं, अब आई कैप ने इसको पूछना इस तरह का छोड़ दिया, क्योंकि कोविड-19 जब 2019 के बाद वाले 1-2 साल थे ना, तो उसमें हर एरिया में कोविड बड़ा इम्पैक्टफुल था, तो हर सब्जेक्ट में उसको डिस्कस किया जा सकता था, तो तब से ये चलते आ रहे हैं। सो अभी भी हमने उसको चलने दिया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हुए। ड्यू टू कोविड-19 वर्ल्ड हैज गॉन फॉर लॉकडाउन, लॉकडाउन में चली गई थी, और उसके नतीजे ये थे कि इन इंटरनेशनल मार्केट द प्राइस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैव शोन हिस्टोरिकल कट अलोंग विद लेस कंजम्पशन ऑफ ऑयल टू। पूरी दुनिया में ऑयल की कंजम्पशन कम हो गई थी। इन इकोनॉमिक थ्योरी दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रैक्शन तो ये होता है ना कि क्वांटिटी डिमांड प्राइस की वजह से कम हो रही है, लॉन्ग दी मूवमेंट्स हो, ये तो नहीं है। एक्सटेंशन क्वांटिटी सप्लाइड ना, ये भी नहीं है। फॉल इन डिमांड, यस, फॉल इन डिमांड, ये बेसिकली एक नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से ऑयल की जो डिमांड थी वो कम हो गई थी। सो फॉल इन डिमांड, सी इज करेक्ट। विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड की कुछ प्री कंडीशन हैं, लेकिन ये जो नीचे ऑप्शंस हैं इनमें से कोई एक रीजन ऐसी है जो कि नहीं है, ठीक है, जो कि प्री कंडीशन नहीं। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, वेज नहीं है, पॉपुलेशन है। वेज बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आती है और ये सप्लाई से रिलेटेड है, डिमांड से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो जो प्री कंडीशन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड की वो वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है कि कौन सी कंडीशन नहीं है। ऑयल प्राइसेस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, वेज, नन ऑफ अबव। अच्छा, ऑयल प्राइसेस पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे है भाई। बेसिकली ऑयल प्राइस जो है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही आता है। इसकी जो प्राइस होती है, जैसे लेबर की वेज है, तो ये जो आपका रॉ मटेरियल हो सकता है ऑयल, या आप ऑयल को यूज कर रहे हो किसी भी सूरत में प्रोडक्शन में, तो ऑयल की प्राइस भी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आती है ना। सो ये इसके लिए रेलेवेंट है।
इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांड को तो अफेक्ट कर रहा होता है, सप्लाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सी प्री कंडीशन ही है? बी, इनकम ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइज इन डिमांड फॉर फेस मास्क ड्यूरिंग द कोविड 19 इस टर्म है। देखें, प्राइस की वजह से फेस मास्क की डिमांड में कोई इजाफा नहीं हुआ था, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से हुआ था कि एक ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज आ गया था, एक ऐसा पूरी सोसाइटी में चेंज आ गया था जिसकी वजह से फेस मास्क की डिमांड बढ़ गई थी। मूवमेंट अलोंग द डिमांड का नहीं। राइज इन डिमांड, यस। इनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, इनवर्ड शिफ्ट तो डिमांड कर्व में नहीं आ रही थी ना, ये डिमांड कर्व है, तो इनवर्ड शिफ्ट आती तो डिमांड कम हो जानी थी, ये तो बढ़ रही है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मास्किंग, प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में इजाफा नहीं हुआ था, बी इज करेक्ट आंसर। प्राइस हुई थी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से उसकी डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोयोटा मोटर हैज शोन हिस्टोरिकल डिक्लाइन इन इट्स सेल ड्यूरिंग द कोविड-19 इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी इट इज नोन एज फॉल इन डिमांड। ठीक है, वो कहता है कि भाई एक नॉन प्राइस फैक्टर था, नॉन प्राइस फैक्टर था जिसकी वजह से टोयोटा की डिमांड में डिक्रीज आ गया था। ठीक है, इसको कैसे इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में यूज करेंगे? तो फॉल इन डिमांड, ठीक है, ये यूज हो सकता है। इनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, यस, इनवर्ड शिफ्ट है, ये भी हो सकता है। चेंज इन डिमांड, यस, क्वांटिटी डिमांडेड का वर्ड नहीं है, शिफ्ट के लिए हम चेंज इन डिमांड का वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ अबव, यस, डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स आर डिस्क्राइब एज। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई हो रही है किसी और फैक्टर की वजह से, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल सही है। राइज एंड फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, ये भी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से राइज और फॉल भी आता है, चेंज भी उसी की वजह से आता है। शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ये भी उसी वजह से आता है। ऑल ऑफ अबव, डी, सारे ठीक। fall in supply of a product greater than fall in demand will, अच्छा ये अब करके देखने वाला है। ये इक्विलिब्रियम है P1 1 1 S1 D1, ठीक है, ये हमारा पहला कहता है फॉल हुआ है सप्लाई में, सप्लाई में फॉल हुआ है ग्रेटर देन फॉल इन डिमांड। ये वाला जो फॉल है ये ग्रेटर है देन फॉल इन डिमांड, ये डिमांड में हमने जो फॉल किया है, फॉल किया ये कम है, और ये जो फॉल है ये ज़्यादा है। तो अब S2D2 ये नया इक्विलिब्रियम बन गया। इसकी वजह से क्या होगा, Q2 जो है वो Q1 से कम है, बट P2 जो है वो P1 से ऊपर है। प्राइस में इंक्रीज आया, क्वांटिटी में डिक्रीज आया, बट क्वांटिटी में डिक्रीज था वो प्राइस के इंक्रीज के तनासुब से कहीं ज्यादा बड़ा था चेंज। ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है जिसमें वो ये भी पूछ सकता है कि भाई किस में ज्यादा चेंज आया है, प्राइस में बड़ा फर्क आया है या क्वांटिटी डिमांडेड में। तो ये देखें, प्राइस तो यहाँ से यहाँ तक गई है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गई है, ये यहाँ से यहाँ तक आई है, तो उसमें ज्यादा फर्क आया है। आंसर देखते हैं। डिक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं, हमारी तो प्राइस बढ़ी है ना और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुई है। डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी नहीं, इंक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं, इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी, यस, दिस इज द आंसर, ये करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ प्राइस अबव द मार्केट प्राइस विल शो अ सरप्लस, अ शॉर्टेज, इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, तो ये देखें, मार्केट प्राइस क्या होती है, जो आपके इक्विलिब्रियम पे होती है। ठीक है, ये प्राइस, इससे ऊपर अगर कोई प्राइस रख दी जाए P1 ये ऊपर, तो इस पे ये हमारी QE थी ना, इक्विलिब्रियम थी मार्केट, ये Q1 हो गई। ये बेसिकली डिमांड वाली कर्व के साथ QD इतनी हो गई और इस पे सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, US बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सरप्लस हो जाता है, शॉर्टेज नहीं होता। देखिए, किसी मार्केट में एक चीज़ नॉर्मली 50 रुपए की बिक रही है, जो इक्विलिब्रियम है जिसपे सेलर भी बेच रहा होता है, बायर खरीद रहा होता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से अब वो 100 रुपए की बिकना शुरू हो गया है, मार्केट प्राइस से ऊपर पे बिकना शुरू हो गया है, तो बायर जो है वो नहीं खरीदना चाहेगा। ठीक है,
बट सेलर बेचना चाहेगा तो वो सरप्लस में हो जाएगी। सो शॉर्टेज तो नहीं होने वाली, एक्विलिब्रियम भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम प्राइस आपको पता है उससे नीचे होता है एक्विलिब्रियम प्राइस से, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सरप्लस। अ स्पॉट प्राइस और मिनिमम प्राइस सेट ऑलवेज, हमने कहा था जो स्पॉट प्राइस या मिनिमम प्राइस होता है वो हमेशा एक्विलिब्रियम से ऊपर सेट किया जाता है। above the equilibrium price, below the equilibrium price, at equilibrium price, it depend upon the elasticity above the equilibrium price। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2.30 है, राइज इन डिमांड फॉर लेदर इन फॉरेन मार्केट, द सप्लाई ऑफ बीफ विल इंक्रीज इन डोमेस्टिक मार्केट। अब इसको समझना है, मार्केट है एक फॉरेन मार्केट है जो लेदर खरीदती है, उसमें ना बहुत ज्यादा लेदर की डिमांड होगी, ठीक है। लेदर की जब डिमांड है, लेदर अगर कोई बेचना चाहता है, बड़े मुनाफे वाला कारोबार हो रहा है, फॉरेन मार्केट में वो जा रहा है, तो लेदर लेने के लिए एक कम्प्लीमेंट्री गुड कम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन साथ तैयार हो जाता है, वो है बीफ, ठीक है। वो गोश्त आपका साथ तैयार हो जाएगा, जब आप लेदर निकालेंगे तो गोश्त होगा। इसका मतलब है गोश्त आप बाहर फॉरेन मार्केट में नहीं भेज रहे, फॉरेन मार्केट में लेदर की डिमांड है, तो गोश्त सारा डोमेस्टिक मार्केट में बिकेगा, वो इधर पड़ा होगा। देखिए डिमांड बड़ी एक कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन की फॉरेन मार्केट में, उसको बेचने के लिए आपको उसका कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन साथ बनना ही बनना था, वो बन गया, अब वो इधर पड़ा हुआ है मार्केट में, डोमेस्टिक में, ठीक है। लेदर तो चला गया फॉरेन मार्केट में, जो बीफ है वो डोमेस्टिक मार्केट में पड़ा हुआ है। लेदर की डिमांड बड़ी थी, उसके अच्छे रेट मिल रहे होंगे, वो फॉरेन मार्केट में बिकना शुरू हो गया, उसके नतीजे में बीफ की सप्लाई बढ़ गई डोमेस्टिक मार्केट। इट विल अफेक्ट द मार्केट फॉर बीफ एंड प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बीफ विल डिक्रीज, ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बीफ विल इंक्रीज, ठीक है। प्राइस ऑफ बीफ विल डिक्रीज एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज, ठीक है। और लास्ट है प्राइस ऑफ मार्गाइन विल डिक्रीज, क्वांटिटी विल इंक्रीज। पता नहीं ये क्या है, मार्गाइन यहाँ पे क्यों आ गया, ठीक है, इसको देख लेते हैं। बट ऊपर वाली तीन ऑप्शन देखें जो बीफ से रिलेटेड है। हम बात करते हैं कि बीफ की खाली बना लेते हैं, ये बीफ पहले बेचारा अच्छा खासा मार्केट में बिक रहा होगा, ये उसका एक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये P1 एक्विलिब्रियम वाला, ये Q1 जिस पे वो एक्विलिब्रियम पे बिक रहा था, ये उसकी सप्लाई, ये उसकी डिमांड। अब एक कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो, उसकी प्राइस ज्यादा होगी, बाहर वो डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस बढ़ गई होगी, वो बाहर जाना शुरू हो गया, साथ ये सप्लाई इसकी बढ़ गई। जब नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो उसमें शिफ्ट आएगा, से वो यहाँ पे आ गया S1, ये हो गया। डी वही है, डिमांड अभी भी वही है, डी पहले वाला ही है। तो अब ये देखें, अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना है, ठीक है, और P2 ये हो गया, Q2 ये हो गया। हुआ क्या है, प्राइस उसकी कम हो गई है और क्वांटिटी ज्यादा हो गई। देखिए वो धड़ाधड़ सप्लाई बढ़ रही है, तो जब एक्सेस माल पड़ा होता है तो प्राइस कम हो जाती है। सो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी है। चले हमने 2.30 तक कर लिया, 30 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।